हेलो बच्चों, आज लेकर आए हैं अम्ल क्षारक और लवण चैप्टर को पूरा डिस्कस करने वाले हैं और किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर रहा अम्ल क्षारक या लवण, चैप्टर नंबर 2। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अम्ल की परिभाषा, कि अम्ल होता है क्या, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो यहाँ हम लिखे अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। अम्ल बोले तो एसिड, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात यह कैसे बना या इसका उत्पत्ति कैसे हुई, ओरिजिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एसिडस से हुई, जिसका अर्थ खट्टा होता है। मतलब कोई भी अगर सामान खट्टा रहेगा तो हम उसको बोलेंगे अम्ल, ठीक है बच्चों। जैसे कि नींबू, जो फिगर में इस टाइप के नींबू को दिखाया गया है, ठीक है। इमली भी खट्टा होता है और टमाटर भी खट्टा होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं वे अम्ल होते हैं। मतलब जो अगर खाने में खट्टा लगेगा उसको हम बोलेंगे एसिड, ठीक है। कर दो नोट। अब हम देखेंगे अम्ल के गुण। अम्ल के दो गुण होते हैं बच्चों, एक भौतिक गुण और एक रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अम्ल के भौतिक गुण क्या होता है, ठीक है। तो नंबर 1 में दिया है स्वाद में खट्टा होता है। अगर स्वाद में खट्टा होगा तो बच्चों वह अम्ल होता है, ठीक है। उसके बाद नीला लिटमस को लाल कर देता है, नीला लिटमस को लाल कर देता है बच्चों। और थर्ड नंबर जलीय विलयन में H+ आयन देता है, जैसे कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि इसमें जब HCl को घोला गया है, HCl को घोला गया है तो वह H+ आयन देता है बच्चों, H+ आयन देता है, ठीक है। उसके बाद जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होता है या करता है। इस विलयन में अगर हम 2 कील लगा देंगे तो इससे करंट पास हो जाएगा बच्चों, करंट। जैसे कि यही फिगर में इसमें किस टाइप से बल्ब जल रहा है इसमें दिखाया गया है। कर दो नोट। अब देखेंगे आगे की ओर बच्चों, आगे की ओर। और यहाँ दिया है अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण मतलब केमिकल प्रॉपर्टी हम देखेंगे। तो धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 निष्कासित करता है। मतलब कोई भी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों तो हाइड्रोजन गैस निकालता है। कर दो नोट। जो कि यहाँ पर इस रिएक्शन को दिखाया गया है बच्चों। यहाँ पर जैसे कि HCl प्लस Na, HCl क्या है, HCl क्या है बोलो, अम्ल है बच्चों और Na धातु है। तो यहाँ हो जाएगा NaCl प्लस हाफ H2O। उसके बाद धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 निष्कासित करता है। मतलब धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर हमेशा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है बच्चों। इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल में साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। धातु ऑक्साइड अम्ल में साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। उसके बाद देखेंगे अम्ल के प्राकृतिक स्रोत। यहाँ से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है और अपना कॉपी में नोट करके रखना है। जैसे कि नींबू में साइट्रिक अम्ल, टमाटर में एस्कॉर्बिक अम्ल, अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, दूध में बच्चों लैक्टिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल और सेब में मेलिक अम्ल मिलता है। और भी है जैसे कि मेटल का डंक या चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। अब देखेंगे अम्लों के प्रकार। तो प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, सांद्र अम्ल और तनु अम्ल, ये 4 प्रकार के अम्ल होता है। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे और समझाएंगे। प्रबल अम्ल क्या होता है, वे अम्ल जो जलीय विलयन में
पूर्णतः आयनित हो जाता है, प्रबल अम्ल कहा जाता है। मतलब जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है और H+ आयन त्याग करने की क्षमता अधिक होती है। मतलब H+ आयन जो अधिक देता है बच्चों, उसको प्रबल अम्ल कहा जाता है, या जो पूरी तरह से जल में घुल जाता है उसको हम प्रबल अम्ल कहेंगे। उदाहरण में हम अगर देखेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये जो है अम्ल ये प्रबल अम्ल होता है बच्चों, तो ये ध्यान देना है। अब दुर्बल अम्ल देखेंगे। अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जो जल में कम घुलनशील होते हैं बच्चों, और जो H+ आयन कम देता है उसको दुर्बल अम्ल कहा जाता है। जैसे कि एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये जो होगा दुर्बल अम्ल होगा। अब देखेंगे सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल मतलब जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में जबकि जल कम मात्रा में। जब पानी कम रहेगा और एसिड ज्यादा रहेगा तो उसको सांद्र अम्ल बोला जाता है। और इस कंडीशन में सांद्र में गाढ़ा होता है, जो सॉल्यूशन बनता है बच्चों गाढ़ा होता है, मोटा होता है। ठीक है, हाँ। अब देखेंगे तनु अम्ल। तनु अम्ल जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल होता है, मतलब अम्ल कम होगा और पानी ज्यादा होगा। ठीक है, उसको तनु बोलेंगे। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि क्षारक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको इंग्लिश में बेस बोला जाता है, बेस। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाता है। मतलब साबुन जो होता है बच्चों क्षारक होता है, उसको खाने में कड़वा जैसा लगता है। कर दो नोट। और यह पानी में घुलकर OH आयन देता है, OH आयन देता है। अब क्षारक के गुण देखेंगे, फिर इसका भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, क्षार के भौतिक गुण, स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिस्मत को नीला कर देता है, जलीय विलयन में OH आयन देता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि KOH को पानी में घोलने पर OH आयन दिया है बच्चों, OH चम्मच से हम घोल दिए हैं। अब इसमें जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित ना होता है। मतलब इसमें अगर हम दो कील लगाकर तार को अगर हम जोड़ेंगे तो इसमें करंट नहीं पास होगा। ठीक है, ठीक है। अब आगे देखेंगे क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 मुक्त करता है। क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके H2 मुक्त करता है। यह भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, जो कि हम नीचे में दिखाएंगे कि किस स्टेप से करता है बच्चों। क्षार अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट है कि क्षार जो अम्ल के ऑक्साइड है उससे अभिक्रिया कर लवण बनाता है, साल्ट बनाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सूचक, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्पीड से देख लेना एक बार। ठीक है, सूचक क्या होता है उसके बारे में देखें। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्लता या अम्लीय क्षारक की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब किसी विलयन में अम्ल है या क्षारक है उसके बारे में यही बता देगा सूचक। सूचक एक इंडिकेटर होता है, इसके द्वारा हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। मतलब जब इसमें क्षार या अम्ल डालेंगे तो उसका रंग और गंध में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखेंगे सूचक के प्रकार। वैसे तो सूचक बहुत प्रकार के होते हैं, परंतु इनके सामान्य प्रकार इस प्रकार है। ठीक है, तो एक नंबर है प्राकृतिक सूचक, इसको पढ़ लेना है। जैसे कि लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी का रस, इस टाइप का चीज। लिटमस पत्र के बारे में थोड़ा जानेंगे कि अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। ठीक है, मतलब अम्ल और क्षारक की पहचान के लिए हम जिस पत्र का यूज करते हैं उसको लिटमस पत्र कहा जाता है। लिटमस को लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। मतलब लिटमस हमें लाइकेन बच्चों जो शैवाल होता है उससे प्राप्त किया जाता है।
अब देखेंगे लिटमस पत्र। लिटमस विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होती है। यह या तो विलयन में होगा बच्चों या तो कागज के रूप में। इन कागज की पट्टियों को लिटमस पत्र कहते हैं। ठीक है, लिटमस पत्र दो रंगों का होता है, एक नीला और एक लाल। अम्ल नीला को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल को नीला कर देता है, जो हम आगे ही पढ़े थे बच्चों, ध्यान देना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हल्दी भी एक क्या है, सूचक है बच्चों, सूचक है। हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। यह पीला रंग का होता है, हल्दी पीला रंग का होता है बच्चों। ठीक है, बहुत बढ़िया। कई बार आपने देखा होगा जब किसी सफेद कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और जब इसे साबुन क्षारीय प्रकृति से धोते हैं तो उस दाग के धब्बे को भूरा लाल कर देता है बच्चों, भूरा लाल कर देता है। तो यह हल्दी के कारण होता है बच्चों। अम्ल के साथ हल्दी के रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हल्दी और अम्ल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता है, यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्षार के साथ इसका रंग भूरा लाल हो जाता है। तो क्षार था बच्चों वहां पर, हल्दी इसीलिए उस कपड़ा को उस टाइप से कर दिया गया था, अर्थात भूरा और लाल। उसके बाद देखेंगे संश्लेषित सूचक, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। गंधीय सूचक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख लेना है क्या है। और उसके बाद सार्वत्रिक सूचक, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चों, इसको छोड़ देना है, स्किप कर देना है और आगे बढ़ जाना है लवण की ओर। लवण थोड़ा मोटी एक ठीक ठाक है, इसको एक बार पढ़ लेंगे। धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापित करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण। मतलब धातु और अम्ल जब अभिक्रिया करेगा बच्चों तो हाइड्रोजन गैस और एक यौगिक बनता है लवण, उसी को हम बोलेंगे लवण। एक पदार्थ बनता है उसी को बोलेंगे लवण। मतलब धातु और अम्ल जब अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस और एक पदार्थ बनेगा, उसको लवण बोला जाता है। जैसे कि NaCl बनता है और प्लस H2। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे कि यहाँ इस रिएक्शन में दिखाया गया बच्चों, ध्यान से देखना है इस रिएक्शन को, कि यहाँ HCl जो कि अम्ल है और Na जो कि Na क्या है बच्चों, ना धातु है। यहाँ NaCl बन रहा है, यहाँ पर बच्चों NaCl प्लस H2 बन रहा है। तो NaCl एक यौगिक है, उसी को बोला जाता है लवण। कर दो नोट। अब लवण के गुण देखेंगे। लवण ठोस में मिलेगा बच्चों, ठोस अवस्था में, और लवण उदासीन होता है, ये बात याद रखना है। लवणों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब लवण के कारण हम करंट फ्लो करवा सकते हैं, ये बात ध्यान में रखना है बच्चों। उसके बाद देखेंगे पॉप टेस्ट। हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। मतलब कोई भी अगर परख नली रहेगा बच्चों और वहां पर अगर हम रिएक्शन कराएंगे, किसका रिएक्शन, अम्ल और धातु का, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और वहां पर एक जलती हुई मोमबत्ती अगर रख देंगे तो मोमबत्ती क्या होगा, फट फट की ध्वनि के साथ जलता है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, उसकी पुष्टि करती है। तो ये इसको इस जो चित्र है, इस चित्र को ध्यान से देखना है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक धातु के साथ किस टाइप से अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो यहां दिखा गया अम्ल और धातु अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। जैसे कि अम्ल हो गया HCl और ये हो गया धातु जिंक, तो 2HCl प्लस Zn, तो ZnCl2 ये टूट जाएगा बच्चों, ये टूट जाएगा। 2H है और 2Cl है, तो यहाँ Cl2 आ जाएगा और यहाँ H2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे
क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया, क्षार के साथ धातु की किस टाइप से अभिक्रिया होता है? तो क्षार और धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जैसे कि यहाँ 2NaOH प्लस Zn एरो Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, तो ठीक। अब देखेंगे उदासीन, ऐसे पदार्थ जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते उदासीन कहा जाता है। उदासीन मतलब अगर हम ना ही लाल लिटमस पत्रों में कोई परिवर्तन करता है और ना ही नीला को, तो उदासीन बोल सकते हैं। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, यह ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। कर दो नोट, जैसे कि नमक, नौशादर, कैल्शियम कार्बोनेट, इस टाइप का चीज जो होगा बच्चों वो उदासीन होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रक्षेपित प्रभाव तथा क्षार द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप जल और लवण प्राप्त होता है, तो उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है। मतलब इसमें बताया गया है कि अम्ल और क्षार बच्चों जैसे ही अभिक्रिया करता है जल और लवण बनता है। ये अम्ल हो गया और ये क्षार हो गया, अभिक्रिया करेगा तो जल और लवण बनेगा, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना है? जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो जल और लवण बनता है। और एक एग्जाम्पल को दिखा देना है, इस एग्जाम्पल को बच्चों। ठीक है, ठीक है। अब हम आगे देखे थे कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्षारक को, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक को रिएक्शन करेंगे तो अम्लीय लवण बनता है और जल। और यहाँ पीएच मान क्या होगा बच्चों? 7 से कम हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करके रखना है। और दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार रखेंगे तो क्षारीय लवण बनता है। याद रखना है जो प्रबल रहेगा वही बनता है, तो यहाँ प्रबल क्षार था इसलिए क्षारीय लवण, यहाँ प्रबल अम्ल है इसलिए अम्लीय लवण। ठीक है, और प्लस जल, तो पीएच मान कितना होगा? 7 से अधिक। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार तो उदासीन लवण बनता है। याद रखना दोनों अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उदासीन लवण प्लस जल सब में बनता है, पीएच मान 7। ठीक है, तो दुर्बल और दुर्बल अगर हम जोड़ेंगे, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक को रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो उदासीन लवण प्लस जल। और ये जो होगा विलयन का पीएच मान 7 है बच्चों, यहाँ भी 7 होता है। अब आगे की ओर हम देखेंगे, ये नोट कहीं भी किसी भी यूट्यूबर के पास नहीं है, तो इसलिए इसको ध्यान में देखना है। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, मतलब धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होता है? ये धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल तो लवण और जल बनता है, जैसे कि CaO धातु का ऑक्साइड है, Ca एक धातु है और O ऑक्सीजन है, तो धातु का ऑक्साइड प्लस 2HCl तो CaCl2 प्लस H2O लवण और जल बनता है बच्चों, लवण और जल बनता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ये धातु का जो ऑक्साइड होता है वह क्षारीय होता है, क्योंकि यह अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए CuO और MgO। ठीक है, अब अम्ल और क्षारकों में समानता दिया है, तो अम्ल H+ आयन देता है या OH आयन देता है। ठीक है, ठीक है। अम्लीय जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक का क्या होता है? तो अम्ल जो होगा बच्चों वो OH आयन देता है, क्या होता है? OH आयन देता है। और क्षार जो होता है अम्ल H+ आयन देता है और क्षार OH आयन देता है। ठीक है, जल में अम्ल या क्षारक मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब OH और H+ आयन की सांद्रता घट जाती है, इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार तनुकृत होते हैं, मतलब जब पानी में अम्ल और क्षार को अगर हम डाल देंगे तो उसका OH और H+ आयन की सांद्रता धीरे धीरे घट जाती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रवणता उसके H+ या OH आयनों की संख्या पर निर्भर रहती है।
किसी मतलब ये डिपेंड करता है H+ और OH के आयन पर। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सूचक द्वारा हम उसकी प्रबलता कितना स्ट्रांग है उसके बारे में हम जान सकते हैं। अब देखेंगे ये जो सार्वभौमिक सूचक है वो क्या है। अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता के विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। यह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है कि कितना उसका हाइड्रोजन आयन है, ज्यादा है या कम है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीएच स्केल। ठीक है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। पीएच स्केल बोले तो जो H+ आयन की सांद्रता हम ज्ञात की जाती है, कि स्केल के द्वारा हम H+ आयन की सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, उसी को पीएच स्केल कहा जाता है। ठीक है। पीएच में पी है पुषांश, पोटेंज, जो कि जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, मतलब पावर। अगर पीएच मान अगर 7 होगा तो उदासीन, पीएच मान 7 से कम, ये 7 से कम है बच्चों तो अम्लीय, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय, जो कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है बच्चों, यहाँ पर दिखाया गया है। और पीएच का जो पारास होता है 0 से 14, यहाँ पर यहाँ भी हम इंडिकेटेड कर दिए, जो रेंज होता है वो होता है 0 से 14, यह नोट करके रखना है बच्चों। अब देखेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या होता है। पौधे या पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। देखो हमारे शरीर में हमारे शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच में काम करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब शरीर जो वर्क करता है 7 से 7.8 पीएच के मान। ठीक है। मिट्टी का पीएच, अच्छी उपज के लिए पौधे को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मृदा का पीएच मान कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। जब पीएच मान ज्यादा कम होगा बच्चों तो उसमें क्षार मिलाया जाता है, क्योंकि क्षार और अम्ल दोनों मिल के लवण और जल मिला देता है। तो यही बताया गया कि मिट्टी में पीएच का क्या भूमिका है। तो भूमिका है बच्चों, इसमें भूमिका है। अगर पीएच मान कम रहेगा तो अम्लीय है, तो अम्लीय को क्षारीय बनाने के लिए उसमें क्या करेगा, क्षारीय डाल देगा, और वहां हमको फ्री में जल और लवण मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा। उसके बाद दिया है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा उदर जो स्टोमक है अमाशय या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। सबको पता है कि अमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। उपज की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। जब डाइजेस्ट बढ़िया से नहीं होता है, उपज मतलब डाइजेस्ट अच्छा से नहीं हुआ, तो अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में आमाशय में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, दर्द करने लगता है। डाइजेस्ट नहीं होता है तो एसिड बनेगा बॉडी में, और एसिड बनने के बाद हमारे शरीर में जलन होता है बच्चों पेट में। तो उसको हम किस टाइप से रिमूव करेंगे उसके बारे में भी यहाँ सॉल्यूशन दिया गया है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, दुकान में या मेडिकल शॉप में एंटासिड नामक एक मेडिसिन मिलता है जो कि क्षारीय होता है, और इसको खाने के बाद वो अम्ल और लवण का निर्माण कर देता है, जो यहाँ लिखा है अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। ठीक है, ये क्षार होता है एंटासिड। अब उसके बाद देखेंगे पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। जब पीएच का मान में परिवर्तन होता है तो दांत किस टाइप के उसमें क्षय होता है। ठीक है, दांत में क्या इंपैक्ट होता है। ठीक, तो ही बताया जाए मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। जब पीएच मान घटेगा तो दांत का क्षय होने लगता है बच्चों, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दांत खराब होने लगता है। दांतों का इनामल जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच मान इतना से कम होने पर संचारित होता है। दांत जो है इनामल से बना है, जब पीएच मान घट जाए तो दांत सड़ने लगेगा बच्चों। पीएच मान जितना
घटेगा दांत उतना सड़ने लगता है। ये बात इंपॉर्टेंट है और इसको नोट करना। क्षारीय दत्त मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जाता है। जब हम लोग दातुन करते हैं या मंजन करते हैं तो हमारे मुंह में क्षारीय बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण उस अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। तो क्षारीय जो दांत होगा, दांत का जो ये हो रहा था क्षय, वो घट जाएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है। ये हमारे शरीर में जब पीएच मान मुंह में अधिक हो जाता है तो मंजन करने से उस पीएच मान को बढ़ाया जा सकता है, मतलब क्षारीय किया जा सकता है। ये बात इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रासायनों में आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी क्या छोड़ता है? एक अम्ल, जिसको मेथनोइक अम्ल बोला जाता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जब हम लोगों को मधुमक्खी काटता है तो जलन महसूस होता है। क्यों होता है? तो मेथनोइक अम्ल के कारण डंक मारे गए अंक में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। क्यों होता है? क्योंकि अम्ल छोड़ा, उसको हम बेकिंग सोडा डाल देंगे तो फिर जल और लवण बना देता है, इसलिए उसका सॉल्यूशन है, वो मेडिसिन है। ठीक है, जैसे कि नेटल के डंक वाले मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। जो आलकुसी होता है वो भी मेथनोइक अम्ल छोड़ता है। नेटल को हम लोग आलकुसी बोलते हैं झारखंडी एरिया में, उधर क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में बोलना। ठीक है, जिसके कारण जलन वाले भाग का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर ही डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। जहां पर नेटल रहेगा आलकुसी, वहीं पर एक पौधा मिलता है और उसको अगर लगा देंगे तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि यह क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, अब देखेंगे अम्लीय वर्षा। वर्षा के जल के पीएच मान 5.6 से कम हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है कि जिस जल का पीएच मान 5.6 से कम हो उसे अम्लीय वर्षा कहेंगे। उसके बाद यहाँ लिखा है कि लवणों का पीएच मान। लवण का पीएच मान किस टाइप से निकाला जाता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी एक बार हम पढ़ देते हैं। परबल क्षार के लवण के पीएच का मान 7 होता है और यह उदासीन होता है। देखो बच्चों, ये परबल रहेगा तो पीएच मान 7 और उदासीन होगा, जबकि परबल अम्ल और दुर्बल क्षार के पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। परबल अम्ल स्ट्रॉन्ग अम्ल और वीक, अगर बेस रहेगा स्ट्रॉन्ग अम्ल और वीक क्षार रहेगा तो पीएच मान क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि ज्यादा यहाँ प्लस आयन है, इसलिए पीएच मान कम होगा और अम्लीय हो जाएगा। अगर परबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये पीएच मान अधिक हो जाएगा और ये क्षारीय, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर परबल रहेगा दोनों तो यह पीएच मान 7, परबल अम्ल हो जाएगा तो यह अम्ल हो जाएगा, क्योंकि पीएच मान घट जाएगा। अगर परबल क्षार रहेगा बच्चों, परबल क्षार, तो यह 7 से अधिक हो जाएगा, इसको नोट करके रखना है। उसके बाद ये वाला सेगमेंट साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन, सोडियम क्लोराइड NaCl को साधारण नमक कहा जाता है, जिसे हम भोजन में इस्तेमाल करते हैं। जो हम लोग भोजन में इस्तेमाल करते हैं, खाना बनाने में, सब्जी बनाने में, उस नमक को ही साधारण नमक कहा जाता है। इसे हमें समुद्र से मिलता है। ठीक है, रॉक साल्ट एक भूरे रंग की क्रिस्टल के रूप में पाया जाने वाला पदार्थ, इसे कोयले की तरह निष्कर्षण करके प्राप्त किया जाता है, मतलब इसको रिफाइनिंग करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है, समुद्र में से मिलता है। उसके बाद देखेंगे साधारण नमक रासायनिक पदार्थों का कच्चा पदार्थ। इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, विरंज आदि के लिए महत्वपूर्ण कच्चा पदार्थ है। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ? बेकिंग सोडा, वॉशिंग विरंज आदि के लिए कच्चा पदार्थ है। मतलब देखो बच्चों, अगर इसी के कारण बेकिंग सोडा विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करके रखना है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी देखेंगे। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन लवण से विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट, इस प्रक्रिया को क्लोर
क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होते हैं। मतलब NaCl को जब पानी के साथ रिएक्शन किया जाता है तो NaOH का निर्माण, क्लोरीन और H2 का निर्माण होता है, सॉरी H2 का निर्माण होता है। वही यहाँ पर बताया गया है कि सोडियम क्लोराइड को पानी में अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, तो NaOH बनेगा, क्लोरीन बनेगा और H2 बनेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोर क्षार। क्लोर मतलब क्लोरीन और क्षार मतलब NaOH। ठीक है, इसको भी नोट करके रखना है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर होती है। ठीक है, एक एनोड और एक कैथोड होता है बच्चों, उसको भी ध्यान में रखना है, कैथोड और एनोड। ठीक, कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई तीनों उत्पाद उपयोगी है। ये तीनों का तीनों उपयोगी पदार्थ है। अब आया सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, और ये ही टॉपिक एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें दिया गया विरंजक चूर्ण, शुष्क बुझे हुए चूने CaOH का होल2 पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। मतलब ये शुष्क बुझा हुआ चूना है बच्चों, CaOH का होल2 प्लस Cl2 CaOCl2 प्लस H2O। ये शुष्क बुझा हुआ चूना से जब क्लोरीन को अभिक्रिया कराया जाता है तो यही है विरंजक चूर्ण और जल का निर्माण होता है। अब देखेंगे इसका उपयोग, विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती लिलेन के विरंजक के रूप में, लिलेन के जो लिलेन कपड़ा होता है उसके विरंजक में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जे के विरंजक के रूप में, ये भी इंपॉर्टेंट है। रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में पीने वाले जो कीटाणु होता है उसके मारने के लिए, इसको लिख के रखना है, यही एग्जाम में आने वाला है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का उपयोग आमतौर पर रसोई घर मतलब किचन में खास्ता पकोड़े आदि बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी इसका उपयोग खाने को शीघ्रता जल्दी से पकाने में किया जाता है। मतलब बेकिंग सोडा का उपयोग वस्तु को खास्ता बनाने और फुलाने में किया जाता है। इसके बारे में हम जानेंगे। इस यौगिक का नाम, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, NHCO3 इसका सूत्र है। इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का एक उपयोग मूल पदार्थ के रूप में किया जाता है। मतलब इसको बनाने में सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया जाता है, NaCl का उपयोग किया जाता है बच्चों। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, इसका उपयोग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है बच्चों, बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावरोटी या केक में खमीर उड़ जाता है तथा इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। मतलब केक में खमीर उड़ जाता है, पावरोटी या केक में खमीर जो होगा उड़ जाएगा बच्चों। ये उसके बाद यहाँ हम देखेंगे यह एंटासिड है। अभी हम देखें एंटासिड जो क्षारीय प्रकृति का होता है और अग्नि शमक में इसका उपयोग किया जाता है और खस्ता बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, धावन सोडा देखेंगे, इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। इसको किस टाइप से बनाया जाता है उसके बारे में बताया गया कि Na2CO3 को 10H2 के साथ रिएक्शन कराएगा तो Na2CO3 × 10H2 का निर्माण होता है। धावन धोने के सोडा का उपयोग, ठीक है, इस उद्योग में जैसे कि कांच, साबुन या कागज के उद्योग में किया जाता है, वृक्ष के उत्पादन में, घरों की साफ सफाई में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। हम स्पीड क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह एग्जाम के दृष्टि से एक रिवीजन क्लास है बच्चों, रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इसको हम स्पेसिफिक में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम एक डीपली थॉट दे रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 H2O इसका सूत्र होता है। क्या करेंगे, जिप्सम को 373 डिग्री पर अगर 73 को अगर हीट किया जाता है तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। ठीक है, यह जिप्सम से बनता है,
याद रखना है बच्चों, याद रखना है। यह सफेद, इसको क्या बोला जाता है, देखो यहाँ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड बोला जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। यह सफेद चूर्णे जो जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस बन जाता है। अगर फिर से पानी अगर हम मिला देंगे तो यह जो जिप्सम होगा बन जाएगा। जिप्सम एक कठोर पदार्थ है, ठीक है, पेरिस का। अब देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। अब उपयोग देख लेते हैं थोड़ा। तो यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप के सजावट सामान, मूर्ति, खिलौना, और या तो चिकना बनाने के लिए, या डॉक्टर में शल्य चिकित्सा में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं बच्चों, ठीक है, लेकिन ये जो पोर्शन है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको हम स्किप कर देते हैं। ये आसान था फिर भी बता देते हैं। यहाँ क्रिस्टलन का जल, मतलब इसमें क्या बोला गया, इसमें कितना अणु है। जैसे कि लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणु की संख्या को क्रिस्टलन कहा जाता है। जल की अणु कितना है बच्चों, जैसे कि CH4 5 है तो यहाँ 5, या 10 है तो 10, और यहाँ 2 है तो 2। इस प्रकार से आज हम लोग देखिए एक मैराथन क्लास, और इस क्लास से बहुत सा क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मेरा अगला जो टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और लाइक ठोकना यार, और सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब कर देना।